कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ नए लोगों से मिलते हैं और पहली बार मिलते ही हमको अंदर से ऐसा फील होता है कि जैसे ये ग्रुप बहुत अच्छा है। इमीडिएटली हमको ऐसा लगता है इनके साथ हम जेल हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी टीम कोई डिसीजन लेती है और वो डिसीजन लेने के बाद में हमको अंदर से ऐसा लगता है कि यार इसमें कुछ तो सही नहीं है। और जब हमसे कोई पूछता है कि तुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तो हम बोलते हैं ये मेरी गट फीलिंग है। दोस्तों, इन चीजों को कभी भी हमको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अभी तक साइंटिस्ट लोगों को लगता था कि एक ही ब्रेन है, लेकिन एक ब्रेन वो भी है जो हमारे पेट के अंदर है, हमारे इंटेस्टाइन, जिसको हम गट बोलते हैं। एंड यस, गट फीलिंग जो है उसके पीछे एक बहुत ही कॉन्क्रीट साइंस है। हमारे जो गट है वो एक्चुअली एक तरीके से इमोशनल ब्रेन की तरह काम करते हैं। अभी तक के हमारे एपिसोड्स में आपको ये लग रहा होगा कि हमारे ब्रेन में एक लिम्बिक सिस्टम है जो हमारे इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ऐसा ही एक और सिस्टम हमारे गट में भी एग्जिस्ट करता है। और हमारी कई सारे जो इमोशंस हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंचने से पहले हमारा गट उसको महसूस करता है। हमारा गट और हमारा ब्रेन कंसिस्टेंटली कम्युनिकेशन में रहता है और कई सारे इमोशंस हमारा गट फील करता है और फिर वो मैसेज हमारे ब्रेन को भेजता है। इनफैक्ट गट और ब्रेन का रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपकी जो गट की हेल्थ है वो आपका मूड डिसाइड करती है, वो आपका माइंडसेट डिसाइड करती है। इनफैक्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो आपकी मेंटल हेल्थ भी डिसाइड करती है। तो दोस्तों, अब हम हमारे गट और इमोशंस के रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे गट में 10 करोड़ से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं और इस न्यूरल सिस्टम को एंटेरिक न्यूरल सिस्टम बोलते हैं। और ये एंटेरिक न्यूरल सिस्टम जो है ये इंडिपेंडेंटली काम करता है। अब ये वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंटली काम करता है। इसका मतलब ये आपके ब्रेन पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। ये अपनी मर्जी से डिसाइड करता है और वो मैसेज वो ब्रेन में पहुंचाता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो गट है वो सिचुएशन को सेंस कर सकता है, उसका मतलब निकाल सकता है और उस पे रिएक्शन भी दे सकता है। और ये सब कुछ करने के बाद में ये मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। 1990 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ग्रेशॉन ने एक रिसर्च किया था जिसमें उन्होंने ये बताया कि हमारा गट एक्चुअली एक सेकेंड ब्रेन की तरह काम करता है और जो भी हमारे लिम्बिक सिस्टम के इमोशंस है उसमें से कई सारे इमोशंस हमारा गट पहले महसूस कर लेता है। इनफैक्ट कई सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो भी हमारा गट खुद प्रोड्यूस कर सकता है। अब इसमें जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स है उसमें है डोपामिन, सेरोटोनिन और गाबा। अब डोपामिन और सेरोटोनिन के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। गाबा न्यूरोट्रांसमीटर्स वो होते हैं जो हमको शांति की फीलिंग देते हैं। आज के एपिसोड में हम आगे जाके गाबा के बारे में और बात करेंगे। अब ये समझते हैं कि अगर हमारे गट में एक ब्रेन रिसाइड करता है तो हमारे गट और हमारे ब्रेन के बीच में ये कौन सी चीज है जो इन दोनों को कनेक्ट करती है। तो दोस्तों, एक नर्व होती है जिसको आपने कई बार सुना होगा, इसको हम बोलते हैं वेगस नर्व। और ये जो वेगस नर्व है ये हमारी ब्रेन की स्टेम से लेकर हमारे इंटेस्टाइन को कनेक्ट करती है। और ये एक सिंगल नर्व है जो दोनों तरीके से काम करती है, मतलब ब्रेन से गट तक मैसेज पहुंचाती है और गट से ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती है। लेकिन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जो 80% ट्रैफिक होता है वो गट से ब्रेन की तरफ जाता है और सिर्फ 20% ट्रैफिक ब्रेन से गट तक जाता है। तो आपका जो गट है वो सिचुएशंस को एनालाइज करता है, लेकिन वो सिचुएशन किन चीजों से रिलेटेड है। सबसे पहले, क्या मेरी बॉडी में इनफ न्यूट्रिशन है। सेकेंड, मुझे भूख लग रही है कि नहीं लग रही है। इसके लिए आपने नोटिस किया होगा कि जब हमको लंबे समय तक भूख लगती है तो एक टाइम ऐसा आता है कि हम इरिटेट होने लग जाते हैं, है ना, हम शॉर्ट टेम्पर्ड होने लग जाते हैं। इसके पीछे रीजन यही है कि गट से आपके ब्रेन की तरफ ये मैसेज गया है कि मेरे में इनफ न्यूट्रिशन नहीं है या फिर शायद मुझे अभी भूख लग रही है। आप कितना सेफ फील कर रहे हो, आप कितना सिक्योर्ड फील कर रहे हो, ये सारी की सारी फीलिंग एक्चुअली आपके गट से आपकी ब्रेन की तरफ जाती है। इसीलिए हम कुछ कॉमन टर्म्स यूज करते हैं। जैसे अगर हम नर्वस होते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि आई एम फीलिंग सम बटरफ्लाइज, इजंट इट। इनफैक्ट आप जब सेफ फील करते हो तो ये गाबा न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं और ये आपको शांति की फीलिंग देते हैं। शांत फील करने के लिए सिक्योर फील करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये गट और ब्रेन के कम्युनिकेशन पे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी। 2012 में दो आयरिश साइंटिस्ट क्रायन और डिनन ने एक स्टडी की थी। इसमें इन्होंने दो ग्रुप में चूहों को पाला था। जो ग्रुप ए था, इन चूहों को बहुत ही स्टेराइल, एकदम साफ सुथरे वातावरण में पाला गया, जहाँ पे कोई भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं हो, कोई बैक्टीरियाज नहीं हो, और उनको डाइट भी वैसी दी। ग्रुप बी में चूहों को एकदम नॉर्मल तरीके से पाला गया, जैसे किसी भी जानवर को पाला जाता है। और बाद में जब इन्होंने इन चूहों को स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में जब इंट्रोड्यूस किया, ग्रुप बी ने एक नॉर्मल रेस्पॉन्स दिया, लेकिन ग्रुप ए के जो चूहे थे उनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस का रेस्पॉन्स आया, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉर्टिसोल का स्पाइक आया, हार्ट बीट एकदम से तेज हो गई और इनमें बहुत हाई एंजाइटी भी देखी गई। वहीं पे जब इन ग्रुप ए के चूहों में इन्होंने कुछ गट के माइक्रोबायोम्स को इंजेक्ट किया, यानी कि हमारे इंटेस्टाइन में जिस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और बैक्टीरियाज रहते हैं, उनको जब इंजेक्ट किया, अब उसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ये चूहे अभी थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये समझ में आया कि आपके इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियाज रहते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनका आपके मूड से, आपकी इमोशनल हेल्थ से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि एक सिचुएशन में सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उसके बावजूद आप इतना अच्छा फील नहीं करते। उसके पीछे का रीजन यही है, कई बार हमारे इंटेस्टाइन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरियाज का जो बैलेंस होना चाहिए, वो जब बैलेंस गड़बड़ा जाता है तो वो हमारे मूड पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। जब हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा केमिकल वाला खाना खाते हैं, तो ये केमिकल्स जो होते हैं, फॉरएवर केमिकल्स होते हैं, ये हमारे पेट में जाते हैं और ये हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियाज का बैलेंस है उसको खराब कर देते हैं। और उस वजह से कई बार हम चिड़चिड़ा फील करते हैं, हम थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, या फिर कई बार हमें बहुत ज़्यादा घबराहट भी फील होती है। ये असल में एक डिस्ट्रेस सिग्नल होता है आपके गट का, आपकी ब्रेन की ओर, कि आप जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हो वो मेरे लिए अच्छी नहीं है एंड वी नीड टू चेंज इट। वहीं पे कई बार अगर हमारे इंटेस्टाइन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बैलेंस बिल्कुल सही होता है, तो वो कामनेस का मैसेज भेजता है हमारे ब्रेन में, वो शांति का मैसेज भेजता है। वो हमारे ब्रेन को बोलता है कि आई एम सेटिस्फाइड और अभी आप पीसफुली रह सकते हो। ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एक बार मैं एक सेल्स टीम के कोहोर्ट को ट्रेन कर रहा था और वहाँ पर हम प्रेजेंटेशन का डिस्कशन कर रहे थे, और उनमें से एक ने कहा कि सर, ऐसा कई बार होता है कि जब मुझे कोई बहुत ही क्रिटिकल प्रेजेंटेशन देना होता है तो कई बार मुझे वॉमिटिंग होती है, कई बार मुझे लूज मोशंस भी होते हैं। इसके पीछे का मेन रीज़न यही है कि आपके इमोशंस कई बार आप अपने गट में फील करते हो, और अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी इमोशनल हेल्थ का अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी डाइट को क्लीन करना पड़ेगा। सेकंड, आपको कुछ ईटिंग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे कई सारे प्रोटोकॉल्स मैं आपको एपिसोड के एंड में भी बताऊंगा, बट आई जस्ट थॉट मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर कर देता। अभी तक हमको ये समझ में आया कि गट और ब्रेन आपस में जुड़े हुए हैं। हमको ये भी समझ में आया कि क्यों कई बार हमारा मूड ऑफ रहता है और क्यों कई बार बिना किसी रीज़न के भी हम बहुत ज़्यादा शांत फील करते हैं। अब हम इस कनेक्शन को थोड़ा और गहराई में समझेंगे, और वो समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपको अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस करना है तो आपको पहले अपने गट पे कंट्रोल लाना पड़ेगा, क्योंकि आपका गट सिर्फ एक सेकेंड ब्रेन नहीं है, ये आपकी हेल्थ का फर्स्ट रेस्पॉन्डर है। ये पहला मैसेज भेजता है आपके ब्रेन को, जो आपको ये रियलाइज करवाता है कि आपकी हेल्थ की अभी क्या कंडीशन है। जब हम गट और ब्रेन के रिलेशनशिप की बात करते हैं, इसको गट ब्रेन एक्सिस भी बोलते हैं, तो ये कोई एक सिंगल पाथवे नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फीडबैक लूप है जो कंसिस्टेंटली पूरे दिन चलता रहता है, कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो। और इस पाथवे में मेजरली 3 इंपॉर्टेंट पाथवेज होते हैं। सबसे पहला है न्यूरल पाथवे, सेकेंड है एंडोक्राइन पाथवे, और तीसरा है इम्यून पाथवे। जो न्यूरल पाथवे है, इसमें बेसिकली हमारी वेगस नर्व होती है, विच इज एक्चुअली फिजिकल स्ट्रक्चर। जो हमारा एंडोक्राइन पाथवे है, ये बेसिकली हार्मोन्स और पेप्टाइड्स से रिलेटेड है। और जो हमारा इम्यून पाथवे है, ये बेसिकली इन्फ्लेमेटरी मैसेजेस और साइटोकाइन्स मैसेजेस हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है।
आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ऐसा कई बार होता है कि हमारा जब इम्यून सिस्टम वीक होता है और जब इन्फ्लेमेटरी जो मैसेजेस होते हैं वो हमारे ब्रेन तक जाते हैं, हम थोड़ा डिप्रेस्ड फील करते हैं। जब हम डिप्रेस्ड फील करते हैं तो हमारा मन करता है कि हम थोड़े समय के लिए अकेले रहें। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। हमको अकेले रहने की फीलिंग इसलिए आती है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, और ये हमारा एक ब्रेन का प्रोटेक्टिव फंक्शन है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो इट इज बेटर कि आप थोड़े समय के लिए अकेले रहें। क्योंकि जब हम लोगों से मिलते हैं तो कई बार वो लोग जो अलग अलग वायरस और बैक्टीरिया कैरी कर रहे हैं उनका हम पे इम्पैक्ट ज्यादा होता है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एक डिप्रेसिव फीलिंग दी जाती है जिससे कि आप कुछ समय के लिए अकेले रहें, अपने इम्यून सिस्टम को फिर से रोबस्ट होने दें और बाद में आप फिर से अपने नॉर्मल सोशलाइजिंग मूड में वापस चले जाएं। अब हम सबसे पहले हमारे वेगस नर्व के बारे में बात करते हैं। वेगस नर्व इज अ वेरी वेल नोन नर्व। बहुत सारी हीलिंग टेक्नोलॉजीज में भी वेगस नर्व को यूज किया जाता है और उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ये आपके ब्रेन स्टेम से चालू होती है और वो वहां से आपके गले को कनेक्ट करती है, आपकी लंग्स को कनेक्ट करती है, आपके हार्ट को कनेक्ट करती है और बाद में वो लास्ट में जाके आपके गट तक पहुंचती है। इस नर्व में 80% मैसेजेस गट से ब्रेन की तरफ जाते हैं। और ये मैसेजेस किस तरीके के होते हैं? अगर मुझ में इनफ नरिशमेंट है तो मैं मोटिवेटेड फील कर सकता हूँ। अगर मुझ में इन्फ्लेमेशन है तो मैं थोड़ा सा इरिटेबल या डिप्रेशन भी फील कर सकता हूँ। अगर मेरे पास में इनफ खाना नहीं है तो फिर मैं थोड़ा सा मूडी फील कर सकता हूँ, मैं थोड़ी सी एंजाइटी भी फील कर सकता हूँ। ये सारे मैसेजेस ब्रेन डिकोड करता है जब वेगस नर्व वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचाती है। तो अगर हम इसको एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में समझने की कोशिश करें तो अगर आपका ब्रेन एक सीईओ है तो आपका जो गट है वो बेसिकली आपके फील्ड के एम्प्लॉइज है, और ये फील्ड के एम्प्लॉइज जब बहुत अच्छी रिपोर्ट्स ऊपर पहुंचाते हैं तो नेचुरली जो सीईओ होता है वो ज्यादा मोटिवेटेड फील होता है, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है और वो ज्यादा पीस भी फील करता है। लेकिन जब ग्राउंड से रिपोर्ट ज्यादा अच्छी नहीं आती है तो अब सीईओ थोड़ा सा वरीड होता है, थोड़ा सा टेंस्ड होता है और उसमें थोड़ी सी एंजाइटी भी आ जाती है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन योर गट एंड योर ब्रेन, और वेगस नर्व इस तरीके के मैसेजेस आपके ब्रेन तक पहुंचाता है। अब हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन ये है कि गट में ऐसी क्या चीज है जो उसको इतना केपेबल बनाता है कि हम उसको सेकंड ब्रेन बोलते हैं। दोस्तों, गट में एक्चुअली एक एंटेरिक न्यूरल सिस्टम है जिसको हम अब से ईएनएस बोलेंगे, और ये ईएनएस जो है इसमें 10 करोड़ से ज्यादा न्यूरॉन्स हैं और ये न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है। अब न्यूरॉन्स और उनका नंबर ये बहुत क्रिटिकल होता है क्योंकि न्यूरॉन्स को आप एक कार के हॉर्स पावर की तरह समझ सकते हैं। जितना ज्यादा हॉर्स पावर होगा वो कार उतना ज्यादा स्पीड में जाने की क्षमता रखती है। सेम वे किसी भी ऑर्गन में जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे वो ऑर्गन उतने ज्यादा इंटेलिजेंट फंक्शंस प्रोड्यूस कर सकती है। ये जो ईएनएस है ये बेसिकली एक अपने आप में ब्रेन की तरह ऑपरेट करता है बिकॉज कई सारे ऐसे केमिकल्स जो हमारे ब्रेन में होते हैं उन केमिकल्स को प्रोड्यूस करना और उन केमिकल्स को रिएक्ट करना, ये सारे काम ईएनएस करता है और ये इंडिपेंडेंटली काम करता है। अब ये चीज आपने इंट्रोडक्शन में भी सुना था और मैं ये अभी भी बोल रहा हूँ, ये इंडिपेंडेंटली काम करता है। ये हमको कैसे पता चला? क्योंकि कई केसेस में जब वेगस नर्व में सेवरेंस आ जाती है या फिर वेगस नर्व में किसी तरीके का डैमेज हो जाता है तो गट और ब्रेन के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। उसके बावजूद भी हमारा जो गट है वो अपने डाइजेशन का काम करते ही रहता है। दैट मीन्स गट और ब्रेन के बीच में कनेक्शन जरूर है, लेकिन गट ब्रेन के किसी भी डिसीजन का वेट नहीं करता है, वो अपना काम करते चले जाता है। 1998 में डॉक्टर माइकल ग्रेशॉन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी की थी और इस पूरी स्टडी को उन्होंने एक बुक में डाला था और ये बुक का नाम है द सेकेंड ब्रेन। इस स्टडी के दौरान माइकल ग्रेशॉन को ये समझ में आया कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामिन,
गाबा, ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारा ईएनएस प्रोड्यूस भी करता है और इस पे रिएक्ट भी करता है। दैट मीन्स कि हमारा जो ब्रेन का सिस्टम है उसी तरीके से हमारा गट का सिस्टम ऑपरेट करता है, लेकिन ये न्यूरोट्रांसमीटर सिर्फ हमारे डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे मूड को इम्पैक्ट करते हैं। और क्योंकि इनमें हमारे मूड को इम्पैक्ट करने की क्षमता है, तो हमारी इमोशनल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ को भी हम अपने गट के थ्रू इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर हमने कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए और कुछ हैबिट्स क्रिएट की जिनसे अगर हम अपने गट की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम अपने इमोशनल और मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। दोस्तों, हमारे गट में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉलोनी होती है, एक सोसाइटी होती है, जिसमें अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज, फंगस और वायरसेस एक साथ रहते हैं। और इन सब का आपस में जो सिम्बायोसिस है और इन सब की जो क्वांटिटीज है वो डिसाइड करती है कि हमारी गट की हेल्थ कैसी है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपका इमोशन जो है वो अगर एक फैक्ट्री है, तो ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये उसमें केमिकल इंजीनियर्स का काम करते हैं। ये अपने अपने प्रोसेसेस पूरा करके वो केमिकल्स बनाते हैं जो हमारे इमोशंस को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर्स क्रिएट करते हैं। गाबा न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो हमारी घबराहट को कम करने में हमारी हेल्प करते हैं। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो अपने मेटाबॉलिज्म के जरिए हमारे लिए सेरोटोनिन को प्रोड्यूस करते हैं। सेरोटोनिन हमारे मूड को अपलिफ्ट करने का न्यूरोट्रांसमीटर है। वेरेज कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी होते हैं जो फैटी एसिड्स क्रिएट करते हैं, जो कि हमारे ब्रेन को और गट को रिलैक्स्ड फील करने में मदद करते हैं और खराब सिचुएशंस से डील करने में हमारी मदद करते हैं। अब यहाँ पर हम फिर से एक रिसर्च स्टडी का रेफरेंस लेंगे। एपिसोड के शुरुआत में हमने जो चूहों पे जो रिसर्च स्टडी थी उसका मैंने रेफरेंस किया था, लेकिन यहाँ पर उस स्टडी में सिर्फ मैंने आपको स्ट्रेस रेस्पॉन्स के बारे में बताया था। इस स्टडी का एक और पार्ट है जहाँ पे इन्होंने ये भी नोटिस किया कि जो ग्रुप ए के चूहे थे, जो एकदम स्टेराइल एनवायरनमेंट में ही पैदा हुए थे और वहीं पे ही उनको पाला गया था, उनमें जब इन्होंने हेल्दी बैक्टीरियाज को इंजेक्ट किया तो पहले जो इनका गाबा का प्रोडक्शन था, गाबा आपको पता है ये वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमको शांति की फीलिंग देता है, जो एंजाइटी से लड़ने में हमारी मदद करता है, वो गाबा का प्रोडक्शन इन चूहों में तभी आने लगा जब इनमें हेल्दी बैक्टीरियाज का एक इंजेक्शन दिया गया। तो हमको ये समझ में आता है कि जो हमारा गट है वो गाबा प्रोड्यूस करता है, सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है और डोपामिन प्रोड्यूस करता है। इससे रिलेटेड मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। कई बार जब ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग वेलनेस टॉक्स भी देते हैं, तो ऐसे ही किसी वेलनेस टॉक में मुझे एक प्रोफेशनल ने कहा कि अरुण, मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस करता हूँ, आपने जो कहा मैं मेरी स्लीप पे भी फोकस करता हूँ, मैं रेगुलर एक्सरसाइज भी करता हूँ। ही लुक्ड फिट, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार मुझे एंजाइटी बहुत ज्यादा फील होती है, कई बार इरिटेबिलिटी भी फील होती है। मैंने उनसे कहा कि आई थिंक इट्स टाइम कि आप एक बार एक अच्छे डाइटिशियन से मिलें। सेकेंडली, आप एक बार ये भी देखिए कि आपकी डाइट में क्या चीज़ है। इमीडिएटली ही रिस्पॉन्डेड कि मैं दिन में 4 से 5 कॉफ़ी पीता हूँ। कई बार अगर मेरा लंच या डिनर स्किप होने वाला होता है तो मैं कोई ना कोई पैक्ड फूड ले लेता हूँ, बिस्किट्स, चिप्स, ऐसी चीज़ें। उसी से मुझे समझ में आ गया कि रियल इशू क्या है। जब आप प्रोसेस्ड फूड लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ इंप्रूव करनी है, ये केमिकल्स बेसिकली किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकने के लिए बने हुए हैं। इसीलिए पैक्ड फूड में फंगस नहीं होता है, पैक्ड फूड जल्दी से सड़ता नहीं है। जब आप ये पैक्ड फूड और प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करते हैं तो वो केमिकल्स भी साथ में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाते हैं और वो ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरियाज और फंगस को मारने का काम आपके इंटेस्टाइन में करते हैं। और जब आपके इंटेस्टाइन में इनफ बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं तो ये आपके मूड को इफेक्ट करता है। ये डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता है आपके ब्रेन को कि कुछ तो सही नहीं है, और जब वो कुछ तो सही नहीं है वाला मैसेज आपके ब्रेन में जाता है तो आप थोड़ा सा इरिटेबल हो जाते हो, आप थोड़ा सा डिप्रेस भी हो जाते हो और कई बार हम शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो जाते हैं। अब हम गट की न्यूरोकेमिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन।
सेरोटोनिन जो एक मूड रेगुलेटिंग और मूड अपलिफ्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर है, वो सिर्फ 5% ही आपके ब्रेन में प्रोड्यूस होता है। 95% जो प्रोडक्शन उसका होता है वो आपके गट में होता है। डोपामिन का ऑलमोस्ट 50% प्रोडक्शन आपके गट में होता है और गाबा का तो ऑलमोस्ट 100% प्रोडक्शन आपके गट में होता है। दैट मीन्स कि अगर मुझे काम फील करना है तो अगर मेरी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो मैं काम फील कर ही नहीं सकता, क्योंकि गाबा का ऑलमोस्ट 100% प्रोडक्शन आपके गट में होता है। सबसे पहले हम सेरोटोनिन को समझने की कोशिश करते हैं। सेरोटोनिन इज योर हैप्पीनेस एंड मूड अपलिफ्टिंग केमिकल, और ये केमिकल 95% आपके गट में प्रोड्यूस होता है। जो भी एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं उसमें मेजरली सेरोटोनिन ही होता है। आपके गट में अगर माइक्रोबायोम का वो हेल्दी प्रोडक्शन अगर नहीं हो रहा है तो आप सेरोटोनिन उतना प्रोड्यूस नहीं करोगे। अगर आप सेरोटोनिन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं करोगे तो आप में मूड स्विंग ज्यादा होंगे, आप में इरिटेबिलिटी ज्यादा होगी। और ये सिर्फ मूड स्विंग्स और इरिटेबिलिटी से रिलेटेड नहीं है। अगर आपके गट में इनफ माइक्रोबायोम नहीं है तो आपके डाइजेशन सिस्टम पे उसका असर होगा, आपके स्लीप पे उसका असर होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पे उसका असर होगा, आपके कॉग्निशन पे भी उसका असर होगा। अब हम फिर से एक बार रेफरेंस लेंगे उसी स्टडीज का जो आयरिश साइंटिस्ट लोगों ने किया था चूहों पे। अब यहाँ पे जो ग्रुप ए के चूहे थे, इनमें सेरोटोनिन और गाबा का भी प्रोडक्शन बहुत कम था। इसीलिए जब इनमें एंजाइटी आ रही थी तो उस एंजाइटी को वो लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वहीं पे जब इनमें एक अच्छा हेल्दी माइक्रोबायोम का इंजेक्शन दिया गया और इनमें वो माइक्रोबायोम आ गए जो सेरोटोनिन और गाबा बना सकते हैं, तो इनमें अभी स्ट्रेस स्पाइक तो हो रहा था, लेकिन एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए इनफ सेरोटोनिन और गाबा भी प्रोड्यूस हो रहा था। इससे हमको ये समझ में आता है कि सेरोटोनिन पहली बात कितना क्रिटिकल है, सेकंड सेरोटोनिन कितना डिपेंडेंट है आपके गट हेल्थ के ऊपर। अभी हम डोपामिन के बारे में बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि डोपामिन को हम मोटिवेशन और रिवॉर्ड केमिकल की तरीके से समझते हैं। हाउएवर डोपामिन का एक और इम्पैक्ट होता है और वो होता है एडिक्शन की तरफ। So we have to understand कि डोपामिन के कुछ बेनिफिट्स भी है और उसके कुछ नुकसान भी है। Having said that, dopamine probably is one of the most important neurotransmitters. अब 50% जो डोपामिन होता है वो हमारे गट में प्रोड्यूस होता है। That means किसी भी टाइम पे हम कितना मोटिवेटेड है, कितना फोकस्ड है या कितना ड्रिवन है या अपने गोल की तरफ हम कितनी इंटेंसिटी से जा रहे हैं, वो इस पे डिपेंड करता है कि हमारे गट में डोपामिन का इनफ प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2019 में एक स्टडी हुई थी और वो स्टडी में ये लोग ये जानना चाहते थे कि ऐसे कौन से बैक्टीरियाज है जो डोपामिन प्रोड्यूस करते हैं। इस स्टडी में इन्होंने जीनोम मैपिंग की और ये मैपिंग करके इनको ये पता चला कि ऐसे कौन से स्पेसिफिक बैक्टीरियाज है जो डोपामिन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और ऐसे कौन से स्पेसिफिक बैक्टीरियाज है जो डोपामिन को डिग्रेड करते हैं। इस स्टडी में इनको ये भी पता चला कि एंटीबायोटिक्स और प्रोसेस्ड फूड का हमारे गट की जो माइक्रोबायोलॉजी है उस पे क्या असर होता है। दोस्तों, गट में जो माइक्रोबायोलॉजी है, जब उसमें कोई इम्बैलेंस हो जाता है तो उस वजह से सिर्फ डिप्रेसिव फीलिंग्स नहीं आती है, उस वजह से ADHD भी देखा गया है लोगों में। इस वजह से लोगों में एपैथी भी देखी गई है। एपैथी का बेसिकली मतलब ये होता है कि मेरा जीवन पे से इंटरेस्ट कम हो चुका है, एंड इट्स अ वेरी डेंजरस एंड रादर वेरी पेनफुल कंडीशन। कई बार ये भी देखा गया है कि लोगों में बहुत एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि देयर इज सम लेवल ऑफ डीमोटिवेशन। और वो डीमोटिवेशन का एक रीजन ये भी है कि शायद हमारे गट में जो माइक्रोबायोम का बैलेंस है वो मेंटेन नहीं है और उस वजह से उतना डोपामिन सेक्रीशन नहीं हो रहा, या फिर डोपामिन सेक्रीशन हो रहा है लेकिन वो बैक्टीरिया ज्यादा है जो डोपामिन को ब्रेक डाउन नहीं कर रहे, डोपामिन को डिग्रेड कर रहे। अब हम गाबा की बात करेंगे। सेरोटोनिन हैप्पीनेस का न्यूरोट्रांसमीटर है, डोपामिन रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन का न्यूरोट्रांसमीटर है, गाबा पीस का ट्रांसमीटर है। नाउ गाबा 100% ही आपके गट में प्रोड्यूस होता है। दैट मीन्स कि अगर जो बैक्टीरियाज गाबा प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे गट में ना हो तो फिर हम पीस फील ही नहीं कर सकते, हम कामनेस महसूस ही नहीं कर सकते। गाबा एक तरीके से ब्रेक्स का भी काम करता है। जब बहुत हाई स्ट्रेस होता है, बहुत हाई एंजाइटी होता है,
तो उस समय जो एक एक्टिविटी होती है, हमारे ब्रेन में ओवर थिंकिंग होती है, थॉट्स की एक चर्निंग होती है और उसके साथ में एक नेगेटिव लूप में हम जाते हैं, उस लूप में जाने से बचाने में हमारी गाबा बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दोस्तों 2011 में एक स्टडी हुई थी और ये स्टडी यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क में हुई थी। इस स्टडी में इन्होंने क्या किया कि उन बैक्टीरियाज को पहले रिकॉग्नाइज किया जो गाबा का प्रोडक्शन करते हैं और बाद में इन्होंने चूहों में वो बैक्टीरियाज को इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद में इन्होंने नोटिस किया कि इन चूहों में कॉर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, उसकी एक्टिविटी काफ़ी रिड्यूस हो गई और जब गाबा का प्रोडक्शन बढ़ा तो इन्होंने नोटिस किया कि गाबा की एक्टिविटी स्पेशली प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला में बहुत बढ़ गई। वहीं पे जब इन चूहों में इन्होंने वेगस नर्व को डैमेज कर दिया तो ये एक्टिविटी कंप्लीटली स्टॉप हो गई। अब इससे हमको ये समझ में आता है कि जब हमारी बॉडी में इनफ गाबा का प्रोडक्शन होता है तो हम स्ट्रेस को और एंजाइटी को बहुत अच्छे से रेगुलेट कर पाते हैं। लेकिन ये तभी तक होगा जब तक हमारी वेगस नर्व हेल्दी रहेगी, क्योंकि गट से गाबा का जो प्रोडक्शन है वो ब्रेन तक पहुंचाने का काम वेगस नर्व करती है। अभी हम गट और डिसीजन मेकिंग के बीच में रिलेशनशिप को समझेंगे। ऐसा कई बार होता है कि हम कोई डिसीजन लेते हैं और हमसे जब उस डिसीजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम ये बोलते हैं कि मुझे नहीं पता मैं ये क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये सही डिसीजन है। हम इसको गट फीलिंग भी बोलते हैं, है ना। आज हम वो गट फीलिंग के पीछे के साइंस को भी समझेंगे। देखिए, हमारा जो ब्रेन है वो फीलिंग्स को, स्पेशली जो हमारी फिजिकल फीलिंग्स है, उनको समझने के लिए जब कोई काम करता है उसको हम बोलते हैं इंट्रोसेप्शन। अब ये इंट्रोसेप्शन जो होता है ये बेसिकली हमारी वेगस नर्व के थ्रू ब्रेन समझता है, क्योंकि आपकी जो भी फिजिकल फीलिंग्स होती है उनको ब्रेन तक पहुंचाने का काम वेगस नर्व करती है। अब ये अलग अलग जो फीलिंग्स है इनको रिकॉर्ड करने का जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं सोमैटिक मार्कर्स। जो भी पुराने एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो इमोशंस होते हैं उनको ब्रेन स्टोर करता है और वो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को ब्रेन फ्यूचर के लिए यूज करता है। अब इंट्यूशन का जो ये प्रोसेस है इसको हम और डीपली अलग से एक एपिसोड में समझेंगे, बट राइट नाउ ये जो वर्ड है सोमैटिक मार्कर, ये वर्ड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी गट फीलिंग होती है वो बेसिकली कहीं ना कहीं एक पुराना स्टोर्ड डेटा है, उसको रिकलेक्ट करके ही हम क्रिएट करते हैं। तो ये सोमैटिक मार्कर्स जो होते हैं ये हमारे फ्यूचर के डिसीजंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिकॉज लॉजिक एक तरफ है, लेकिन अगर उस लॉजिक को इमोशन का पुश ना मिले तो वो लॉजिक कभी भी डिसीजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। अब ये जो सोमैटिक मार्कर्स है इन पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी 1994 में यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में। डॉक्टर डिमैसियो ने एक स्टडी की थी और ये स्टडी में वो बेसिकली सोमैटिक मार्कर्स का डिसीजन मेकिंग से क्या रिलेशनशिप है वो समझने की कोशिश कर रहे थे। इस स्टडी में उन्होंने उन पेशेंट्स को सिलेक्ट किया जिनके वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में डैमेज था। अब ये यूनिट क्यों देखा जाता है? ये यूनिट इसलिए देखा जाता है बिकॉज ये इमोशंस को लॉजिक के साथ जोड़ने में मदद करता है। जब इन पेशेंट्स के साथ में कुछ डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज की गई तो ये पता चला कि ये पेशेंट्स एकदम लॉजिकली अपनी चॉइसेस को एनालाइज तो कर पा रहे थे, लेकिन ये कोई भी रियल लाइफ डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे। इससे हमको ये समझ में आता है कि कोई भी डिसीजन 100% लॉजिक पे काम नहीं कर सकता। कोई भी डिसीजन लेने के लिए उसको एक इमोशनल पुश की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपसे ये कहे कि एक डिसीजन कंप्लीटली लॉजिक पे ही डिपेंडेंट है तो आप उनको ये एक्सपेरिमेंट कोट कर सकते हैं और आप उनको ये बताइए कि बिना इमोशंस के पुश के लॉजिक भी एक डिसीजन की तरफ नहीं जा सकता है। सो अब हम ये समझ चुके हैं कि गट और ब्रेन के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। पिछले कई सारे एपिसोड्स में हमने ब्रेन को लेके अलग अलग प्रोटोकॉल्स बताए हैं, किस तरीके से आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो, अब वो जानते हो आप। लेकिन क्या हम गट को भी ट्रेन कर सकते हैं? द आंसर इज यस। अभी हमारे जो नेक्स्ट सेक्शन है
इसमें मैं आपको बहुत क्लियर प्रोटोकॉल्स बताऊंगा जो फॉलो करके आप अपने गट को इस तरीके से ट्रेन कर सकते हो कि आपका गट जो है वो आपके ब्रेन के साथ में बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन में काम करेगा और आपकी लाइफ में आपके इमोशंस और आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को और बेटर कर पाएगा। तो जो सबसे पहली चीज आपको करनी है वो है एक स्ट्रिक्ट मॉर्निंग रूटीन। सुबह उठने के इमीडिएटली बाद जो सबसे पहली चीज आपको करनी चाहिए वो है सनलाइट एक्सपोजर। जब आप सुबह उठ के सनलाइट एक्सपोजर करते हो तो वो आपकी सर्केडियन रिदम सेट करने में हेल्प करता है। इसको हम बोलते हैं सुपर कायस्मेटिक न्यूक्लियस। जब आप अपने आप को सनलाइट में लेकर जाते हो और मिनिमम 30 मिनट्स का अगर आप सनलाइट एक्सपोजर करते हो तो ये आपकी बॉडी को इमीडिएटली एक मैसेज भेजता है कि अभी हम उतना कॉर्टिसोल मैनेज कर सकते हैं जिससे कि हम अपना दिन स्टार्ट कर सकें। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू। सेकेंड एक मिस्टेक है जो आपको अब से नहीं करनी है और वो है सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीना। आपको कम से कम 90 मिनट्स रुकना है चाय या कॉफी के लिए। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा जो सिस्टम होता है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्लियर होता है। उस समय यदि आप चाय या कॉफी पीते हो तो वो आपकी गट की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इनफैक्ट कई केसेस में हमने ये भी देखा है कि लोगों की गट की जो लाइनिंग है वो भी डैमेज हो जाती है अगर हम सुबह सुबह चाय या कॉफी पीते हैं। तो मिनिमम 90 मिनट्स का गैप आपको देना है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखना है वो है मिनरलाइज्ड वाटर। आप क्या करेंगे, लूक वार्म वाटर लेंगे और कम से कम 300 ml पानी में आप आधा टीस्पून केल्टिक सॉल्ट या बाहा गोल्ड सॉल्ट मिलाएंगे और आप वो सबसे पहली चीज अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे। जब आप ओवरनाइट सोते हो तो मॉर्निंग तक आपकी बॉडी एक डिहाइड्रेटेड स्टेट में पहुंच जाती है और उस डिहाइड्रेटेड स्टेट में जब आप लूक वार्म मिनरलाइज्ड वाटर अपनी बॉडी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपकी बॉडी उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करती है और आपको डिहाइड्रेशन स्टेट से बाहर निकलने में हेल्प करती है। जो चौथी चीज आपको करनी है वो है ब्रीदिंग। मॉर्निंग ब्रीदिंग इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग और ये आपके मूड को और आपके गट को सेट करने में बहुत ज्यादा अच्छे से हेल्प करती है। सो आपको क्या करना है, आपको एक कंट्रोल्ड ब्रीदिंग करनी है। अगर आप हमारा माइंडफुलनेस का एपिसोड देखेंगे तो उसमें हमने बॉक्स ब्रीदिंग की बात की। आपको वो बॉक्स ब्रीदिंग ही सुबह के समय करनी है तो ये आपके बॉडी को मॉर्निंग रीसेट में बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प करेगी। अगर आपको बॉक्स ब्रीदिंग नहीं करना है तो द सेकेंड ऑप्शन इज आप 5 सेकेंड्स के लिए ब्रीद इन करेंगे और बाद में 5 सेकेंड्स तक ब्रीद आउट करेंगे। सिर्फ ये सिंपल सा ब्रीदिंग टेक्निक भी आपकी हेल्थ को और आपके गट को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकता है। सो मेक दिस शॉर्ट मॉर्निंग रूटीन और ये आप देखना कि आपकी बॉडी को किस तरीके से सपोर्ट करता है। अब हम कुछ मील्स को लेके बात करेंगे, कुछ न्यूट्रिशन को लेकर बात करेंगे। सबसे पहली चीज, आपको अपने डाइट में फर्मेंटेड फूड को इंक्लूड करना चाहिए। इफ पॉसिबल जो आप पहला मील लो उसमें अगर आप फर्मेंटेड मील लोगे तो आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेचुरली फर्मेंटेड जो दही होता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। एक कोरियन डिश होती है जिसको किमची बोलते हैं, वो भी आप घर पे बना सकते हैं। उसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं। किमची इज़ अ वेरी गुड प्रोबायोटिक डाइट। उसके साथ में जो इंडियन डाइट है जिसमें हम इडली खाते हैं या फिर डोसा या फिर ढोकला, ये सारी जो चीज़ें होती है जो नेचुरली फर्मेंटेड होती है, ये आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये आपकी बॉडी में डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस करती है। अब ये तो सारी प्रोबायोटिक चीज़ है, लेकिन इनके साथ में ही हमको कुछ प्रीबायोटिक चीज़ें भी खानी चाहिए। प्रीबायोटिक्स में बहुत अच्छा सोर्स होता है हनी, उसके साथ में ही बनानास बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। फ्लैक्स सीड्स प्रीबायोटिक्स के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। इनके साथ में आपको मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन डी अपनी डाइट में लाना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। मैग्नीशियम जो है वो आपको गाबा बनाने में बहुत हेल्प करता है। ओके, आपकी बॉडी को रिलैक्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
सो मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा क्रिटिकलिटी है। विटामिन डी आपको सनलाइट से मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ में अगर आप अलग अलग सीड्स खाओगे और नट्स खाओगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब ये हो गया कि कौन से हमको न्यूट्रिएंट पे फोकस करना है। यहाँ पे मील्स की टाइमिंग और मील्स का एनवायरनमेंट भी उतना ही ज़्यादा क्रिटिकल है। तो आप जब भी अपने मील्स लो, आप कोशिश करो आप अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज के साथ में बैठकर खाना खाएं। सेकंड, जब भी आप खाना खाते हो तो आपको देखना है कि ये एनवायरनमेंट स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट हो और आपको बिल्कुल धीरे धीरे अच्छे से अपने खाने को च्यू करके खाना है। इसके साथ में ही खाने का स्केड्यूल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। सो एक चीज़ होती है जिसको मैं बोलता हूँ 8-16 डाइट। इसमें आपके 2 मील्स के बीच में 8 घंटे का गैप होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप 8 घंटे का गैप मेंटेन करते हो तो दूसरा गैप ऑटोमेटिकली 16 आवर्स का हो जाता है। अब ये गैप इसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप खाना खाते हो उसके बाद में जो मेटाबोलाइजिंग का प्रोसेस होता है, उसके बाद में एक वापस से गट का रिप्लेनिशिंग होती है और वो गट के रिप्लेनिशिंग के लिए गैप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब हम 8-16 का ये मेथड फॉलो करते हैं तो ये हमारी गट हेल्थ को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव करता है। हमने मॉर्निंग रूटीन समझ लिया, हमने डाइट पे भी बात कर ली। जो तीसरी और फाइनल चीज़ आपको ध्यान करनी है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गट हेल्थ। एक्सरसाइज से जब आप अपनी मसल्स को ग्रो करते हो तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है और जब हमारा मेटाबॉलिज्म हेल्दी रहता है तो हमारी गट हेल्थ भी और ज़्यादा अच्छी इंप्रूव हो जाती है। आज का जो एपिसोड है इसमें हमने समझा कि गट का हमारी ब्रेन के साथ में और हमारे इमोशन के साथ में क्या रिलेशनशिप है। इसी के साथ हमने ये भी समझा कि हम बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ लेकिन थोड़े डिसिप्लिन के साथ अपनी गट हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको लगता है आपके फैमिली और फ्रेंड्स को ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगी तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद देम। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है या कोई सजेशंस है, प्लीज़ मेंशन दैट इन आवर कमेंट्स। हम सभी कमेंट्स को रीड करते हैं और उस पर रेस्पॉन्ड भी करते हैं। थैंक यू।